तो जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे क्लास 9th का मैथमेटिक्स, उसका नेक्स्ट लेक्चर। ठीक, एक लेक्चर हमने पहले ही कर चुका है। ठीक, तो हम पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने नंबर्स के बारे में देख लिया। अभी हमको एक्सरसाइज देखना है। अभी हम क्या देखेंगे? हम यहाँ आज देखेंगे एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्वेश्चंस हैं और इसको हम सॉल्व करें। ठीक है, इनमें क्वेश्चन क्या है और इन क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन क्या है उसके बारे में देखें। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिख जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? शून्य जो है क्या वो एक परिमेय संख्या है? ठीक, क्या इसे यानी कि शून्य को क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? शून्य को आप p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक, जहाँ p और q जो है वो क्या है? पूर्णांक। ठीक है, p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल 0, मतलब कह रहा है कि q के इक्वल में 0 नहीं। ये चीज़ पूछा है। क्या पूछा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या हम यानी कि क्या इसे आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p और q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक, और q जो कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले देखिए, इज 0 अ रेशनल नंबर? इज 0 अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q where p and q are integers and q is not equal 0? ये हमसे बोला। तो आप बताइए कि इसका आंसर आप क्या दोगे? पहले तो पूछा है कि क्या इज 0 अ रेशनल नंबर, यानी कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो रेशनल नंबर हमने कल डिस्कस किया था। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स के बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। क्या पहला कंडीशन ही जिनको हम p/q के रूप में क्या कर सकें? लिख सकें। ठीक है, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकें। दूसरा, p व q दोनों क्या होने चाहिए? दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक होने चाहिए। दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। ये देखा था हमने। तीसरा कंडीशन एक और देखा था हम लोगों ने। तीसरा कंडीशन जो देखा था वो था कि q जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में हमने बहुत सारे नंबर्स लिए थे। 3 हो गया, 3/5 हो गया, 2 हो गया, 2/7 हो गया, 2/1, कुछ भी ए टू जेड। उसी एग्जाम्पल में क्या हम लोगों ने 0 के बारे में देखा था कि नहीं? 0। ठीक है, तो 0 को हम बताए थे कि 0/1 लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। ठीक है, तो 0 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और ऊपर यानी कि इसको देखिए, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p और q के फॉर्म में लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, p जो है ऊपर है, q जो है वो नीचे है, तो 0 जो है वो क्या है? p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। तो ये पहला वाला। दूसरा, ऊपर यानी कि p, नीचे q, ये दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक होने चाहिए। तो क्या 0 और 1 पूर्णांक में आता है कि नहीं आता है? आता है। तो ये दूसरा वाला कंडीशन भी क्या हो गया? हल हो गया। तीसरा कंडीशन ये कहा था कि नीचे जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर 0 रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है? 0 नहीं है। यहाँ पे नीचे क्या है? 1 है, तो 0 नहीं है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक रेशनल नंबर। कैसा नंबर है ये? एक रेशनल नंबर है, मतलब एक परिमेय संख्या है। यहाँ तक क्लियर है?
और एक चीज़ मैंने आप लोगों से कल होमवर्क दिया था आपको, क्या, पाई जो है, पाई जो है क्या वो रेशनल है या नहीं है? पाई जो है वो रेशनल है या नहीं है? तो आप कहोगे सर पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 जो है वो क्या है, परिमेय है। 22/7 क्या है भाई बताइए? वो तो परिमेय है ना, ये तो परिमेय संख्या है इंग्लिश में, तो रेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन पाई जो है वो रेशनल नंबर नहीं होता। आप पूछोगे क्यों? तो इसलिए कि पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, 22/7 है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, लगभग में इसको हम लिखते हैं। ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू दूसरा चीज़ है, अलग है, ठीक है। तो ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो ये हम बस इसको लिखते हैं, या फिर ये लगभग इसके बराबर आता है, इसलिए हम क्या करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 यूज करते हैं। पाई की वैल्यू ये नहीं है, तो पाई जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। कैसा है? इरेशनल, ना कि ये रेशनल है, ये एक इरेशनल नंबर है। यहाँ तक क्लियर? तो इस नंबर में मतलब इससे हम क्या कर सकते हैं कि पाई जो है वो इरेशनल है, ठीक है। ये तो हमने कल की बात की। अभी आज जो क्वेश्चन पूछा है हमसे, क्या पूछा है क्वेश्चन, कि जो है जीरो क्या रेशनल है कि नहीं है? तो हम यहाँ पे देखिए जीरो जो है वो क्या है, रेशनल है। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमको पहला क्वेश्चन जो पूछा है, शून्य जो है एक परिमेय संख्या है या नहीं है? तो शून्य एक परिमेय संख्या है। आप क्या कहोगे? शून्य एक परिमेय संख्या, ठीक है। अभी कह रहा है इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं नहीं? तो जी हाँ, हम इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 0/1, और कोई जरूरी नहीं है नीचे 1 ही रहे, 0/2 लिखेंगे उसकी भी वैल्यू 0 ही मिलता है हमको। समझ में आया यहाँ तक? तो हम यहाँ से ये भी कर सकते हैं। फिर पी व क्यू दोनों पूर्णांक हैं कि नहीं है? तो 0 और 1 ये दोनों क्या हैं, पूर्णांक में आते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? तो ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ में आ गया? ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड वाले क्वेश्चन को देखना है हमको। एक्सरसाइज 1.1 का सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालनी। 3 है और 4 है, जैसे नंबर लाइन पे हम लोग 3 और 4 देखते हैं ना, तो उनके बीच टोटल 6 परिमेय संख्या है, मतलब 6 रेशनल नंबर्स हमको फाइंड करो। इंग्लिश में क्या दिया है क्वेश्चन, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। समझ में? तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्या पूछा हमसे, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसको? देखिए, इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो रेशनल नंबर तो आपको समझ में आएगा, लेकिन यहाँ 3 है और 4, इनके बीच के रेशनल नंबर्स को फाइंड करने हैं। लेकिन कितने नंबर्स फाइंड करने हैं? 6 नंबर्स हमको फाइंड करने हैं, ठीक है। अभी देखिएगा, इसको फाइंड करने से तरीके कई हैं। तो एक तो है फार्मूले के तरीके से, तो मैं पहले फार्मूला बताता हूँ, उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले अगर मैं देखूँ यहाँ फार्मूले को, तो मैं ये कहूँगा कि यदि, यानी कि इफ x and y 2 रेशनल नंबर्स हैं जिसमें y जो है वो बड़ा है, y क्या है, बड़ा है, और x जो है वो छोटा है, ठीक। और जो हम नंबर्स निकालेंगे इनके बीच, उनके बीच का एक कॉमन डिफरेंस जो है वो हमने मान लिया d है। क्या है? d, ठीक। और जो नंबर निकालने हैं, जितने नंबर हमको निकालने हैं उसको हमने मान लिया n। मान लीजिए 6 नंबर यहाँ निकालना था, तो n जो है वो 6 हो जाएगा।
7 रेशनल नंबर निकालने, तो यानी कि n जो है वो 7 हो जाएगा। ये बात क्लियर है? ठीक है, देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम फार्मूला देखेंगे d इक्वल में, यानी कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ फार्मूला d इक्वल, पहले हम डिफरेंस बस निकाल रहे हैं, डिफरेंस क्या हो, x y माइनस एक्स डिवाइड हो, मतलब y में से x को घटाइए, फिर जितने नंबर निकालने उससे एक अधिक से भाग, मतलब y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1, ये जो है वो डिफरेंस आता है। डिफरेंस मतलब कहने का मेरा ये कि अगर पहला नंबर x है, x और y के बीच निकालने हैं ना हमको, तो अगर x, दूसरा हम क्या कहेंगे x प्लस डी होगा, मतलब इससे d ज़्यादा होगा, और इससे d ज़्यादा और कौन सा नंबर होगा, तो वो हो जाएगा x प्लस 2d। d को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके अगर ऐड कर दें तो वो तीसरा नंबर। फिर उसके बाद वाला नंबर क्या आएगा, तो इसके बाद वाला नंबर आएगा x प्लस 3d। समझ में? ऐसे करके करके ये y से पहले तक की संख्याओं को हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से हमको d मालूम होना चाहिए ना, x तो यहाँ पे मिल जाएगा हमको, x दिया रहेगा, d हमको फाइंड करने रहेंगे। तो d फाइंड करने का फार्मूला ये है, d इज इक्वल वाई माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1। यहाँ कंडीशन क्या होना चाहिए, हम जो छोटा होगा उसको x मानेंगे और जो बड़ा होगा वो y मानेंगे, तो हम ये फार्मूले को यूज कर सकते हैं। और n जो है वो नंबर्स निकालने हैं, जितने हमको रेशनल नंबर निकालने हैं उसकी इक्वल। यहाँ तक क्लियर है? तो उस हिसाब से अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, छोटा कौन है 3, तो इसको हमने मान लिया x, बड़ा कौन है 4, तो इसको मान लिया हमने y। अभी इन सब के बीच में कितने नंबर्स निकालने हैं, तो 6, तो ये हो गया n इज इक्वल 6। हमसे कितने रेशनल नंबर पूछा, 6, तो हम यहाँ n इज इक्वल 6 रख देंगे। ठीक है, अभी हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, फार्मूला क्या बनेगा, y माइनस एक्स अपॉन में n प्लस 1। यहाँ y माइनस एक्स, वाई के जगह पे 4 माइनस एक्स के जगह पे 3 अपॉन 6 प्लस 1 इज इक्वल, ये कितना आया 1 अपॉन 7, 1/7 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हमारा डिफरेंस निकल गया। तो पहला नंबर क्या होगा जो x के बाद और y से पहले आ रहा है ना, पहले नंबर में, मतलब 6 नंबर निकालने हैं, तो ये x के बाद वाला नंबर क्या आएगा, x प्लस डी। मैंने बताया ना पहला नंबर क्या आएगा, x प्लस डी। तो x जो है वो कितना है, वो 3 प्लस d कितना है 1/7। ये कितना बन जाएगा, तो एलसीएम लेंगे 7, देखिए इसके नीचे 1, एलसीएम कितना आ जाएगा 7। ठीक, एलसीएम जो है वो 7 बन गया। 1 से डिवाइड करो 7, और 7 का मल्टीप्लाई 3 में कितना आएगा 21, प्लस 7 से डिवाइड करो 7 में 1, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में कितना आएगा 1 ही आएगा। तो ये बन जाएगा हमारा 22/7। तो ये हमारा x के बाद एक नंबर बन गया जो y और x के बीच में हमको निकालने थे। ठीक है, अभी देखिए इसके बाद क्या है, सेकेंड नंबर जो हमको मिलेगा वो मिलेगा x प्लस 2d। मैंने बताया ना वो क्या मिलेगा, x प्लस 2d मिलेगा। तो यहाँ पे x तो हमको मालूम है 3 है, प्लस 2d कितना आएगा, तो देखिए 2d मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा, यानी कि 2d का मतलब होता है 2 इंटू में d। 2 इंटू में d की वैल्यू क्या है 1/7। तो इसके जवाब हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2 1 जा 2/7, तो मतलब 2 टाइम्स है तो 2/7, 3 टाइम्स रहेगा तो 3/7, 4 टाइम्स रहेगा तो 4/7, क्योंकि यहाँ ऊपर न्यूमरेटर इसका 1 है, इसलिए ये चीज़ समझ में आएगी नहीं है। तो यहाँ हम डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं 2/7 कर लोगे, आप चाहो तो यहाँ भी एक स्टेप बढ़ा के 2 मल्टीप्लाई भी 1/7 लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड नंबर। तो क्या आएगा सेकेंड नंबर, देखिए इसका भी एलसीएम लेंगे हम, कितना आएगा 7, फिर ऐसे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 7 का 3 में 21 प्लस में 2 इज इक्वल, ये आ जाएगा 23/7। ऐसे तीसरा नंबर निकालेंगे x प्लस 3d इज इक्वल 3 प्लस 3/7। इसमें ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, तो ये भी ऐसे ही बनेगा 21 प्लस में 3/7 इज इक्वल, यानी कि 24/7।
क्लियर है। अभी ये तो थर्ड नंबर था, फोर्थ नंबर है किसी x प्लस 4d, तो x यहाँ पे 3 प्लस 4d यानी कि 4/7, एलसीएम आएगा 7 और ये 7 3 जा 21 और प्लस में ये 4, कितना बन गया 25/7। ये हमारा चौथा नंबर है। अभी हमको पांचवा नंबर निकालना है। ये फार्मूले को मैं एक साइड कर दे रहा हूँ। पांचवा नंबर अगर हमको निकालना है तो वो कौन सा नंबर होगा, x प्लस 5d होगा। देखिए पहला नंबर निकाला तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई, दूसरा निकालना है तो 2 का मल्टीप्लाई, तीसरा निकालना है 3 का 4 और ये 5 नंबर का है। तो 5 वाला नंबर क्या बनेगा, तो x यहाँ पे 3 इंटू में 5 और अपॉन में 7 हो जाएगा, क्योंकि 1/7 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/7। अब इनको ऐड कर दो तो क्या एलसीएम 7, ये 21 प्लस में 5 बन जाएगा ये 26/7। अब हमको बस बचा है कौन सा नंबर निकालना है, 6 वाला। तो x प्लस 6d इज इक्वल x के जगह पे 3 और प्लस d के जगह पे 6 अपॉन, मतलब 6d के जगह पे 6/7 आ जाएगा। एलसीएम वैसे ही होगा 7, फिर यहाँ 21 प्लस 6 इज इक्वल 27/7। ये 6 नंबर्स बन गए। देखिए एक, ये तो डिफरेंस है, 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 और ये 6। अब इसके बाद नंबर आप निकालेंगे ना वो 4 आ जाएगा और ये पहले वाले से पहले नंबर निकालेंगे तो ये 3 आ जाएगा। समझ में? तो ये है हमारा, तो यहाँ ये फर्स्ट नंबर और ये सेकेंड नंबर, इनके बीच हमको 6 नंबर्स निकालने थे। तो हमने सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकाला, फिर वही 6 नंबर्स हमने फाइंड कर दिया। किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। तो ये उम्मीद है सेकेंड नंबर का क्वेश्चन पूरा क्लियर होगा। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग नोट करना हो तो कर लीजिए। ठीक, ठीक है। तो अभी आप लोग का ये नोट हो गया होगा, इसको इरेज किया जाए। आप लोग तुरंत ना नोट करो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर सकते हो। ठीक, अभी अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखें तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच हमको 5 परमीय संख्या ज्ञात करना। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ है, लेकिन यहाँ पे रेशनल नंबर को फ्रैक्शन में ऐसे दिया है ना, इसके पहले क्या था, बस 3 और 4 था, नॉर्मल ऐसे 3 एंड 4 था। यहाँ पे क्या किया, 3/5 एंड 4/5 किया, बस ये है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए सब सेम वैसे ही लगाएंगे जो हम लोग इसके पहले लगाए फार्मूला। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर देखें और इसको हम अगर सॉल्व करें तो हमको दिया है एक तो 3/5 और 4/5। इंग्लिश में क्वेश्चन क्या है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है थर्ड वाले में। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे दोनों में छोटा कौन है बड़ा कौन है, यानी कि 3/5 एंड 4/5 कौन बड़ा है। तो जब नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो जाहिर सी बात है जो ऊपर वाला बड़ा होगा वो बड़ा और जो नीचे वाला, सॉरी जो छोटा होगा ऊपर वाला वो छोटा और जो बड़ा होगा वो बड़ा। यानी कि x इज इक्वल ये छोटा वाला और y इज इक्वल ये, हम कौन सा वाला लिख देंगे, ये बड़ा वाला। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया। कितने नंबर्स निकालने हैं इसमें, इसमें हमको निकालना है 5 नंबर। कितने नंबर्स, 5। तो यहाँ n इज इक्वल हम क्या रखेंगे, n इज इक्वल तो हम 5 ही रखेंगे ना, ये समझ में आएगी नहीं। n इज इक्वल हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। ठीक है, अभी हमको डिफरेंस पहले निकालना है। तो डिफरेंस क्या होगा, फार्मूला y माइनस एक्स अपॉन में n प्लस 1। y के जगह पे क्या लिख दें, 4/5 माइनस x के जगह पे 3/5 अपॉन में n की जगह पे 5 प्लस 1। कितना बना यहाँ पे, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/5, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम इसलिए डायरेक्ट घट गया सर। ये नीचे क्या बचा, 6 बचा ना।
अभी पीछे वाले में क्या होता है, यहीं पे हमारा डिफरेंस निकल जा रहा था, लेकिन यहाँ पे अभी दो फ्रैक्शन ऊपर नीचे दिख रहे हैं डिवाइड में, तो इसको हम चेंज करेंगे। तो चेंज होगा तो क्या बन जाएगा, 1/5 मल्टीप्लाई हो जाता है और ये उल्टा होगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 1/30। ये बन गया हमारा डिफरेंस। डिफरेंस निकल गया तो हम पहला नंबर निकालेंगे x प्लस डी। एक्स की जगह पे 3/5 प्लस डी की जगह पे 1/30। एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। 5 से डिवाइड करो 30 को, कितना बार बन जाएगा, 6 बार में, और 6 का मल्टीप्लाई 3 में, 6 3 जा 18 प्लस 30 से डिवाइड करो 30 को, कितनी बार जाएगा, 1 बार, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 ही आएगा। तो कितना हो गया, 19/30। ये बन गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन बन गया, तो सॉरी फर्स्ट नंबर बन गया। तो सेकेंड नंबर क्या बनेगा हमारा, x प्लस 2d बनेगा। ऐसे x प्लस 3, x प्लस 4 निकालना है। तो यहाँ पे x प्लस 2d यानी कि x की जगह पे 3 तो 5 रहेगा, प्लस में 2d, मैंने बताया ना 2 का मल्टीप्लाई। तो ये बताओ 1/30 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 2/30 नहीं आएगा, आएगा। तो हमने यहाँ पे 2d की वैल्यू लिख दिया। अब क्या होगा, एलसीएम वही हमारा 30, 5 से डिवाइड करेंगे 6, और 6 का मल्टीप्लाई 3 में वही फिर घिसा पिटा 18, ठीक है। और प्लस में 30 से डिवाइड किया 30 1 बार में, और फिर 1 का मल्टीप्लाई 2 में तो 2, और ये हो जाएगा 20/30। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर निकालना है 3d का, फिर x प्लस 4d और x प्लस 5d, ये तीनों आपको नंबर फाइंड कर लेंगे। अब हो जाएगा ना, ये आसान है, इजी। अगर न समझ में आए तो आप बताइएगा आप लोग। इसका हम क्या करेंगे, एक सेकेंड टाइप से हम इसको देख लेंगे कि इसको हम सेकेंड टाइप में, मतलब दूसरे टाइप में हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आए तो ठीक है। अभी ये थर्ड वाला हो गया। अब यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन बचा है चौथे नंबर का, ठीक। तो उसको हमको करना है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन जो है फोर्थ नंबर का वो हमको देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। रीजन बताएं। पहले नंबर का क्या दिया है देखिएगा, तीसरे वाले में पहले वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये बोल रहा है। तो आप बताइए, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इंग्लिश में, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। ये हमसे क्या पूछा है, ये दिया स्टेटमेंट। अब पूछ रहा है ये सत्य है या असत्य है, ट्रू है या फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, रेशनल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो भी मैंने कल बताया था, तो नेचुरल नंबर जितने भी होते हैं कहाँ से होते हैं, 1 से इन्फाइनाइट तक। तो वो सारे जो हैं वो होल नंबर में होते हैं, क्योंकि होल नंबर में एक एक्स्ट्रा नंबर भी आ जाता है 0। समझ में, नेचुरल नंबर तो होते ही होते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा नंबर आ जाता है 0। तो जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो सारे होल नंबर में मौजूद रहते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर होते हैं। तो ये पहला वाला जो हमारा वो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा ना, यानी कि ट्रू हो जाएगा। ये पहला वाला जो है ट्रू हो जाएगा। रीजन आप दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि होल नंबर में 0 भी होता है और 1 से लेके बाकी संख्याएं भी होती हैं जो कि नेचुरल नंबर में होती हैं। तो इसलिए नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और 0 एक्स्ट्रा हो जाता है उसमें। ये हमको दिया। सेकेंड नंबर क्या दिया, सेकेंड नंबर का ये कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। उसे कह रहा है कि
सभी पूर्णांक जो होते हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या होती है। तो मैंने कल बताया था क्या, जो लोग कल का लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाके लेक्चर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से भी आप क्या करेंगे, प्लेलिस्ट कंप्लीट वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके लेक्चर पहले वाला अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, जिससे कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, ठीक है। पहले वो देखिए, इसके बाद ये देखिएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमसे सेकंड नंबर का क्वेश्चन ये पूछ रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये बोला है, और पूछा है हमसे ट्रू है या फॉल्स। तो इंग्लिश में क्या दिया हुआ है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो ये बोला है हमसे, तो हमको मालूम है इंटीजर जो होता है, इंटीजर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ज़ीरो होता है और निगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव में होगा, ज़ीरो भी होगा और निगेटिव भी होगा। लेकिन होल नंबर में जो है क्या होता है, प्लस वाले, यानी कि केवल पॉजिटिव वाले वो नेचुरल में आते हैं और होल में भी, और ज़ीरो भी अगर मिक्स कर दें तो वो आ जाता है होल में। तो यानी कि ज़ीरो और पॉजिटिव ये सब तो जो है होल नंबर में आते हैं, लेकिन ये निगेटिव नंबर्स जो हैं वो होल नंबर में नहीं आते हैं। तो जो इंटीजर का निगेटिव पार्ट है, निगेटिव वाले जो नंबर्स हैं वो तो होल नंबर में नहीं आते हैं। तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि सारे इंटीजर्स जो हैं वो होल नंबर है, कुछ तो है, पूरे नहीं है, लेकिन कुछ नंबर्स जो हैं वो होल नंबर हैं। लेकिन अगर ये कह रहा है यहाँ पे कि सारे जो हैं इंटीजर्स यानी कि सारे जो हैं पूर्णांक वो एक पूर्ण संख्या है यानी कि होल नंबर्स हैं, तो ये गलत है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा औसत यानी कि फॉल्स। रीजन आप दे सकते हैं कि होल नंबर में ज़ीरो होता है और ज़ीरो के बाद के नंबर्स एक से लेकर इनफाइनाइट तक जो कि पॉजिटिव में होते हैं वो नंबर्स होते हैं। लेकिन इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, ज़ीरो भी होता है और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। तो पॉजिटिव और ज़ीरो जो है वो तो होल नंबर में होते हैं, लेकिन निगेटिव के जितने भी नंबर्स हैं इंटीजर में वो होल नंबर में नहीं होते हैं, ठीक है। ये क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें का थर्ड वाला क्या दिया हुआ, थर्ड ये क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, यानी कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। मैं कल बताया था कि एवरी इंटीजर, एवरी होल नंबर एंड एवरी नेचुरल नंबर, ये सब क्या होते हैं, ये सब के सब एक रेशनल नंबर होते हैं, ठीक। लेकिन कह रहा है कि क्या जो है प्रत्येक परिमेय संख्या किस फॉर्म में होता है, होल नंबर ही होता है, इंटीजर नहीं। और उसको छोड़ के बोल रहा है कि होल नंबर होते हैं, मतलब जितने भी परिमेय संख्या आप सोच सकते हैं वो सारे कितने किस में आएंगे, होल नंबर में। ये हमसे कर, ठीक है, चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं एग्जांपल देखूं, रेशनल नंबर की एग्जांपल अगर मैं देखूं तो 3/5 ये पॉजिटिव में है, ठीक है, ये पॉजिटिव है। तो ये क्या है, ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। और ये होल नंबर में आता है क्या, नहीं आता, लेकिन रेशनल नंबर तो है। 5 जो है ये तो होल नंबर में आ जाता है, लेकिन क्या -3 होल नंबर में आता है, नहीं आता। लेकिन -3 तो ये क्या है, रेशनल नंबर तो है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रहा है कि एवरी रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, लेकिन ये दोनों होल नंबर में नहीं आते। तो यहाँ तो कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, लेकिन हम देख रहे हैं कि नहीं है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फॉल्स, यानी कि असत्य। समझ में आया, ये भी क्या हो जाएगा, असत्य। रीजन आप दे सकते हैं कि जो है सभी रेशनल नंबर्स जो हैं क्या हो सकते हैं, होल नंबर नहीं हो सकते हैं, लेकिन इंटीजर में, ठीक है। मतलब इंटीजर जो है ये क्या होता है, जितने भी इंटीजर नंबर्स हैं ये सारे एक रेशनल नंबर, सभी पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, ये भी क्या है, रेशनल नंबर। लेकिन सभी रेशनल जो है होल नंबर में ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये प्लस वाले हो गए, फिर निगेटिव वाले कहाँ आएंगे होल नंबर,
बात समझ रहे हो ना। तो सभी रेशनल नंबर जो है वो किस में, होल में नहीं आएंगे, इंटीजर में भी नहीं आएंगे। इवन इंटीजर में भी क्या होता है, ऐसे नॉर्मल नंबर्स होते हैं, ऐसे फ्रैक्शन में दे दिया है तो नहीं होता है, फ्रैक्शन में तो इंटीजर्स में नहीं आता है। तो ये भी हम नहीं कह सकते कि सभी जो है रेशनल नंबर जो हैं वो इंटीजर्स होते हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमसे बोला था कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स। तो यहाँ तक आपको क्लियर है फिर। तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, बस 1.1 ही रहने दे रहे हैं, और बाकी कल वाले में अगले लेक्चर में हम लोग 1.2 देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए, आप लोग का होमवर्क वही क्वेश्चन नंबर 3, उसमें जो थोड़ा सा हमने छोड़ा है 3 नंबर से निकालने, उसको निकालिएगा, ठीक है। और पीछे का जो भी अगर नहीं यहाँ पे समझ में आ रहा है तो आप पीछे वाला पहले लेक्चर देखिए, फिर इसको देखिए, तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जो नहीं देखे हैं पीछे वाला वो ज़रूर देखें उस वीडियो को, ठीक है, फिर जाके इसको देखिए। और इसके बाद भी अगर कुछ न समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट में पूछिए, हम उसको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।